Good evening, everyone. Welcome to the second session of Uttarakhand Ayurved Classroom. We have today with us Dr. Ankit Agrawal, the Director and Consultant of Tulsi Ayurveda, Dehradun. I have invited Ankit today because I truly feel that Ankit represents the young academicians, young practitioners, and young students in Dehradun Ayurved field today. And so I'm going to communicate with Ankit to understand more about the academics, more about Ayurveda practice, and the things associated with research in Ayurveda associated in Uttarakhand. So let's welcome Dr. Ankit Agrawal. Ankit, welcome. Thank you so much, sir. Good Thanks evening. for And of course, I forgot, I wish everyone a very happy and a very happy Eid. Yes, Ankit, please. thank you, sir, for inviting me. And this is really a great opportunity to have a one-to-one communication with you and coming live on your page. This is like an honor, sir. And yes, I just love Ayurveda, and with this, I would like to communicate and share my experiences with everyone. तो जैसा कि आज आपने डिसाइड किया है कि ये लाइव सेशन करना है, सो विल कंटिन्यू विद दैट, और जितना भी हो सकेगा मैं अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी चीजें, अपने एकेडमिक्स, क्योंकि मैंने यूजी और पीजी, आई एम परस्यूइंग माय पीजी हियर इन उत्तराखंड ओनली, एंड आई एम आल्सो प्रैक्टिसिंग. तो ये सारी चीजें जो चल रही है अभी, तो आई कैन लाइक रियली कोरिलेट विद दिस उत्तराखंड सिनेरियो एंड आयुर्वेदा. तो थैंक यू सर. The pleasure is all mine, Ankit. And as I know that you have a massive fan following on social media, you are in good communication with students and teachers in other colleges as well. So I would like to understand your perspective, your take, your opinion, and your feedbacks about different things. Yes, sir. Let's start with our connection with Dehradun. So as you know, I'm in Dehradun for last 3 years, and Yes, I'm sir. working as assistant professor. That's how I can define my connection with the Dehradun. So I would like to understand what is your connection, how deeply you are rooted within Dehradun or Uttarakhand. सर माय कनेक्शन, मैं शुरू से ही देहरादून में रहा हूँ, उत्तराखंड में रहा हूँ. मैं यहाँ पे, फादर मेरे प्रैक्टिशनर हैं, तो हम यहाँ पे 2003 में वी गॉट शिफ्टेड हियर. एंड उसके बाद से मेरा पर्सपेक्टिव उत्तराखंड को लेके, देहरादून को लेके, आई वाज लाइक मैं एक नेचर लवर बन चुका था. एंड उसके बाद ही मुझे कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट भी हुआ आयुर्वेद से रिलेटेड. माय फर्स्ट चॉइस वाज आयुर्वेद ओनली. मैं बीएमएस में जाना चाहता था. ऐसा नहीं था कि एमबीबीएस करने के लिए आए फिर उसके बाद बीएमएस गए. आई हैव ट्राइड फॉर एमबीबीएस, बट फर्स्ट चॉइस वाज बीएमएस ओनली. तो शुरू से एक नेचर लवर बने, आयुर्वेद के लिए तरफ आए, पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज हुआ एज अ वैद्य. फिर वो मेरे लिए चीज क्या हुई, वो मेरे लिए हर्ब्स हो गई. जो नेचर थी वो मेरे लिए हर्ब्स की तरह यूज होने लगी, एंड मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगने लगा. और अगर हम देखें बहुत इसको डीपली, जब मैंने आयुर्वेद अवतरण पढ़ा, बाकी चीजें पढ़ी, पदार्थ पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ी, तो आयुर्वेद और उत्तराखंड का बहुत डीप रिलेशन है. तो इसके बाद आई गॉट रियली मोर कनेक्टेड विद उत्तराखंड. अगर आयुर्वेद अवतरण की अगर मैं बात करूं, तो ब्रह्मा जी का दक्ष प्रजापति, उसके बाद कहीं ना कहीं जो चल रहे हैं सारे आचार्य यहाँ पे हिमालय में सभी रहे हैं. दक्ष प्रजापति जी का मंदिर है हरिद्वार में. चरक स्थली है जहाँ पे चरक जी ने पूरी चरक संहिता का निर्माण किया है, पूरी बनाई है चरक डांडा में. तो बहुत कम लोग ये जानते हैं कि चरक जी ने यहीं पर अपना पूरा किया है कोट द्वार के पास. तो ये सारी चीजें हैं, वहां जाके मुझे बहुत अच्छा लगता है. चीजें हैं, पूरा उत्तराखंड एक्सप्लोर करने के लिए मिलता है. सारे इट इज ऑल्सो अ देव भूमि. यहाँ पे सारे देव सबने कहीं ना कहीं तपस्या की है, आचार्यों ने तपस्या की है. तो बहुत अच्छा मेरे को अपना रिलेशन, आयुर्वेद का रिलेशन और उत्तराखंड का रिलेशन बहुत अच्छा लगता है मेरे को. और नाउ आई फील वेरी कंफर्टेबल एंड कनेक्टेड है. Amazing. That's great to know. I also feel somewhat similar about Dehradun. So I'm from Maharashtra, but now I feel being part of Dehradun, and that's why I also feel that we owe to give it back to the society in Exactly. Dehradun and in our capabilities, whatever we can. So this is also one of the attempt to understand how we can contribute, to Yes, sir. understand what are the
obstacles for practitioner, for academicians, and how we can proceed. So, Yes. coming directly to the point, Ankit, I would like to know about your views about academics. So, you have completed your UG in Dehradun, and now you are pursuing your PG studies. Yes, So, sir. what is your view about Ayurveda academics in Uttarakhand? What are the things you like the most, and what are the things you would suggest to be improved? When I did my UG here in Uttarakhand, there were only 4 to 5 colleges in Uttarakhand total. But now, what I see, there are about 17 to 18 colleges in Uttarakhand. Quality of education, academics have really improved in Uttarakhand. But I would say it's not that working. It's not in that condition where we say that, जैसे अभी ऋषिकेश is a yoga capital. Hmm. But अगर इतने colleges हैं, इतने academics हैं, उत्तराखंड can really be a Ayurveda capital. We have almost every herb here. संहिताओं में सब जगह है कि हिमालय प्रदेश की औषध सबसे अच्छी होती है. So we have that. We have the herbs. We have education also. But still we are lacking somewhere. तो ये चीजें हैं जो मैंने भी कहीं अपने टाइम में फेस की है. I have faced a lot कि आयुर्वेद सीखना है, थोड़ा बहुत मॉडर्न भी सीखना है, क्या करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, तो कैसे हमें गाइडलाइंस होनी चाहिए, क्या होना चाहिए. आई थिंक प्रैक्टिकल व्यू थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो जरूरत है. तो वी कैन डू अ लॉट इन दैट. एंड मैं अप्रिशिएट यही करता हूँ यहाँ की चीजों का कि वी हैव ऑलमोस्ट एवरी रिसोर्सेज है, बट दैट हैज टू बी यूज्ड वेरी like intelligently. That has to be used in a precise way, so that there is a proper scope for Ayurveda in Uttarakhand also. And there are many things which have to be improved in Uttarakhand. जैसे कि अभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्लांट्स हैं, हर्ब्स हैं, बहुत सारी हैं. ये भी हुआ था बीच में, जैसे रामायण टाइम में अभी चल रहा था कि संजीवनी बूटी यहाँ पे उत्तराखंड में कहीं ना कहीं या हिमालय में कहीं ना कहीं है. तो देयर वर मेनी प्रोग्राम्स जिसमें ये सब ढूंढने की कोशिश की गई थी. आचार्य बालकृष्ण जी ने भी ये कोशिश की थी, निशंक जी ने भी, जो हमारे सीएम रह चुके हैं, उन्होंने भी कोशिश किया था. 2008 में बालकृष्ण जी ने मृत संजीवनी अपने कलीग्स को या अपने टीम से हुआ था कि उसकी आइडेंटिफिकेशन हुई थी मृत संजीवनी. तो हर्ब्स जो है अभी हमें जनरल आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है स्टूडेंट्स को, तो वो चीजें इंप्रूव होनी चाहिए. रिसर्च वर्क इंप्रूव होना चाहिए. उत्तराखंड में बहुत ज्यादा रिसर्च वर्क नहीं है, तो एक रिसर्च वर्क इंप्रूव होना चाहिए. हर्ब से रिलेटेड काम होना चाहिए, तो दैट हैज टू बी इम्प्रूव. प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए. स्टूडेंट्स अभी मेडिसिन से रिलेटेड काम नहीं कर रहे हैं. अभी मैं अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर कर रहा था, आजकल मैं इस लॉकडाउन का यूज ऐसे ही कर रहा हूँ कि आजकल मैं मेडिसिन प्रिपेयर कर रहा हूँ. तो एक वैद्य होते हुए हम ये टाइम को बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं. अपनी संहिताओं को उठाएं, एक एक चीज जो मिले, आपके पास सब कुछ है, सारी रिसोर्सेज है, सारे हर्ब्स हैं, उसको लें और एक एक कल्पना शुरू कर दे बनाना. तो दैट कैन बी यूज. तो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट और ये ओरिएंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये चीजें इंप्रूव होनी बहुत जरूरी है सर. ओके, ग्रेट. सो मुझे आपका एक पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग लगा, जहां आपने कहा कि बहुत सारी चीजें अभी है उत्तराखंड में. पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हो गई और बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हो सकती है. और मुझे मतलब तभी जस्ट एक बात क्लिक ये हुई कि हम दोनों उत्तराखंड में है, देहरादून में है. मैं तो 3 साल से हूँ, लेकिन हमारी मुलाकात पहली दिल्ली में हुई. क्योंकि दिल्ली में एक रिसर्च मेथोडोलॉजी पे बहुत अच्छा वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था डॉक्टर पूजा सब्रवाल जी ने. तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, क्योंकि हम उत्तराखंड में है, देहरादून में है, हाउ वी आर एसोसिएटेड विद रिसर्च स्टडीज, बट वी मेट फर्स्ट टाइम इन दिल्ली. So why don't such events are happening in Dehradun? Rather, the academicians and students should come ahead, the practitioners, and whatever we need, whatever workshops, whatever conferences we need, we should organize more often within Dehradun or places like Rishikesh. Yeah. अभी जितना academics है उत्तराखंड में, but they अभी वो सब क्या है, कॉलेज में स्टडीज चल रही है, बट प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन नहीं हो रहा है. तो उसके लिए बहुत कम है सीएमईज, प्रैक्टिकल जो सेशंस हैं, कुछ इस टाइप की चीजें उत्तराखंड में बिल्कुल नहीं हो रही. और आप जैसे आपने बोला कि रिसर्च वर्क से रिलेटेड ही हम दोनों काम कर रहे थे, एंड वी मेट इन दिल्ली. तो यहाँ पे मेरे ख्याल से अभी तो कैसे कोई नहीं है, मैंने तो कोई अभी अटेंड नहीं करी है उत्तराखंड में कि रिसर्च वर्क से रिलेटेड कोई ना कोई एक सेशन हुआ हो या कुछ हुआ.
उत्तराखंड में सिर्फ एक आयुर्वेद कौशलम करके जो जून में होता है, एक वो अभी हो रहा है स्टूडेंट्स के लिए, बट उसके अलावा साल भर कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जहाँ पे स्टूडेंट्स आयुर्वेद से रिलेटेड सीख सके। एंड जब स्टूडेंट सीखेंगे नहीं तब तक उनका इंटरेस्ट नहीं होगा, तब तक नहीं समझ पाएंगे कि आयुर्वेद के रिजल्ट्स क्या हैं, आयुर्वेद क्या कर सकता है, क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या स्कोप है। तो ये सब उसको उनको जानने के लिए ये सारी चीजें होनी चाहिए। So as you mentioned about the colleges and the academics we are pursuing in colleges, that reminds me that there are college में एक बात हो जाती है कि syllabus complete करना है, right? Yes, sir. बहुत 2-3 साल से थोड़ा एग्जाम्स का शेड्यूल भी डिस्टर्ब हो गया है और Exactly, उसकी sir. वजह से बहुत बार ये प्रेशर आ जाता है एकेडमिशियंस पे कि आप सिलेबस जल्दी कंप्लीट कीजिए। हमें पता नहीं है कि एग्जाम्स कब कंडक्ट होंगे, उसकी वजह से बहुत सारे इवेंट्स कॉलेज में ऑर्गेनाइज करना भी दिक्कत हो जाती है, जैसे कि स्पोर्ट्स हो या फिर एजुकेशनल ट्रिप्स हो, तो वहां पे थोड़ा इशू हो जाता है कि एग्जाम कब होने वाली है वही पता नहीं है। सो लेट्स होप के वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है वो भी सॉल्व हो जाए और उसी के साथ आई होप कि आप आगे आओगे, यू विल हेल्प द यंगस्टर्स टू सी द पाथ अहेड। बिकॉज कैसे होता है कि जो एकेडमिशियंस है, जैसे मेरे जैसे लोग हैं जो महाराष्ट्र से आ रहे हैं, people, the students within Uttarakhand many a times are not able to relate themselves with me, right? Yes, sir. But you are from Dehradun itself, you have studied in Dehradun, and there is a lot of successful cases you are seeing in your practice. I think Exactly. your experience and your uh, I would say your representation will help a lot for the students within Dehradun. So that takes us to our next point about your clinical practice. Would you like to share some experiences with us? Because what is, now we talked about how is the Ayurveda academics in Dehradun. Now we are switching to a next point. How is the Ayurveda practice in Dehradun, and what is your personal experience about it? Please share. सर, जैसे अभी हमने एक बात ये करी कि प्रैक्टिकल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ज्यादा नहीं हुआ, सिलेबस कंप्लीट हुआ है कॉलेज में, बट अगर मैं सीरियसली बोल लूँ कॉलेज में मेरे को बहुत कम चीजें थी जो सीखने के लिए मिली। आई हैव ट्राइड अपने सीनियर्स के साथ कांटेक्ट करके जितनी चीजें हो सकी मैंने सीखी, वो चाहे वो मेडिसिन प्रिपरेशन हुई या पेशेंट से रिलेटेड हुआ, वो चीजें मैंने सीखी। बट उसके अलावा ऑलमोस्ट शायद मैंने मेरे सीनियर्स ने जाना शुरू करा था इंटर्नशिप के लिए इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मैं फर्स्ट ईयर से ही उनके साथ जाना शुरू हो गया था। एंड उस टाइम जो 3 Idiot मूवी आई थी ना कि सिर्फ यूनिफॉर्म लगता है और आप कहीं भी जा सकते हो, आई जस्ट टुक माय एप्रन एंड आई वेंट इन हॉस्पिटल। तो मेरे को बड़ा मजा आने लगा, ये चीजें फिर सीखने लगे, ग्रो अप होने लगी चीजें। सेकेंड ईयर से ही मैंने कहीं ना कहीं ज्वाइन किया, कुछ प्रैक्टिकल सेशंस मैंने लेने स्टार्ट कर दिए, चाहे वो कहीं पर भी थे इंडिया में, कहीं पर भी होते थे, आई यूज्ड टू गो देयर। तो ऐसे ही करके मैंने अपने आप को बिल्डअप किया, ग्रो किया उसमें, पीजी के लिए प्रिपरेशन किया। उसके बाद फिर जैसे ही मेरा यूजी कंप्लीट हुआ उसके बाद मैंने अपना क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। उससे पहले भी मैं थोड़ा बहुत अपने सीनियर्स के कॉन्टैक्ट से या बाकी टीचर से सीखते हुए, अपने गुरु से सीखते हुए वो सब मैं करता रहा, प्रैक्टिस करता रहा, पंचकर्मा प्रैक्टिस करता रहा। तो प्रैक्टिकली अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करना इज वेरी डिफिकल्ट, एकदम स्टार्टअप करना, चीजें करना, स्टडीज और प्रैक्टिकल प्रैक्टिस लेके चलना, प्राइवेट प्रैक्टिस लेके चलना, इट्स डिफिकल्ट टू मैनेज, बट मजा आता है जब आयुर्वेद में आप काम करते हैं, आयुर्वेद से चीजें करते हैं तो अच्छा लगता है। तो ये मैं यही सबको यही बोलूंगा अपने एक्सपीरियंस से कि चाहे कुछ भी हो रहा है कॉलेज में, कोई सी भी नॉलेज चल रही है, क्या कुछ भी सिलेबस चल रहा है, आपको ये हमेशा ये याद रखना है कि आपको एक डॉक्टर बनना है, आपको एक वैद्य बनना है। तो उसके लिए अपनी ओरिएंटेशन फर्स्ट ईयर से, जैसे ही आपने कॉलेज के अंदर पैर रखा उसी दिन से आपको डिसाइड करना है कि मुझे ये चीजें करनी है, मुझे इस पे काम करना है, मुझे सीखना है। तो अगर आप ये अपनी ओरिएंटेशन रखेंगे, आप ये अपना एम रखेंगे, तभी आप कुछ भी कर सकते हैं। कई बच्चे आके सोचते हैं कि आयुर्वेद करें, एलोपैथ करें। आप देखो, पहले आप अपना ट्रस्ट बिल्डअप करो, आप देखो कि आयुर्वेद कैसे काम कर रहा है, और जब आप एक बार करने लग जाएंगे तो सबको अच्छा लगता है। एंड आपको खुद बेनिफिशियरी बनना पड़ेगा एक बार आयुर्वेद का, तभी आप आयुर्वेद पर ट्रस्ट कर सकते हैं। मुझे भी सबसे पहले एक बार एक इशू हुआ था, एंड कहीं ना कहीं अपने सीनियर से डिस्कस करके, बुक से पढ़ के मैंने एक ऑयल बनाया सबसे पहले। एंड फर्स्ट ऑयल विच आई मेड वाज षडबिंदु तेल। एंड षडबिंदु तेल को मैंने यूज करके अपना नशे किया, मेरे को साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम थी, काफी ज्यादा रहती थी।
मैंने षडबिंदु तेल यूज करा, खुद बनाया, खुद करा, एंड मैंने उसके इतने अच्छे रिजल्ट्स देखे कि अगर मैं खुद बना रहा हूँ और मैंने मार्केट का भी यूज किया, तो मैंने कंपेरेटिव उसके 32 ड्रॉप्स यूज करे मार्केट के, एंड मैंने घर में बनाया हुआ अपना षडबिंदु तेल के, आई यूज ओनली 2 ड्रॉप्स एंड आई गॉट वेरी गुड रिजल्ट. So this is all about result. If you're working and you are building your own products on own practice, then you get very good, tremendous results. And जैसे मैं सेल्फ बेनिफिशियरी बना एक बार आयुर्वेद का, उसके बाद तो मेरा ट्रस्ट बिल्डअप हो गया और आई हैव स्टार्टेड वर्किंग इन आयुर्वेदा फील्ड ओनली. तो मैंने घर में बोल दिया मेरे को आयुर्वेद ही करना है. होता है चीजें डिफिकल्ट होती है, व्हेन यू चूज अ गुड पाथ, डिफिकल्ट पाथ रहता है वो हमेशा, बट आपको उसी पाथ पे चलना है और आपको सीखते रहना है, तो ये चीजें आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे. एंड जब आप सीखना चाहेंगे तो आपके सीनियर्स, आपके टीचर्स आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे. ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद में कोई सिखाता नहीं है, जब आप सीखने वाले बने तो हमेशा कोई सिखाने वाले हमेशा मिलेंगे आपको. तो ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है अकॉर्डिंग टू माय क्लिनिकल प्रैक्टिस. ये चीजें इंपॉर्टेंट है, बाकी सब आ जाता है. एंड पेशेंट ही सबसे बड़ी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा सिखाता है. तो आप कितना भी सीखे, प्रैक्टिकल में जब आप आएंगे, जब प्रैक्टिस में आएंगे, तो आपको चीजें समझ में आ जाती हैं. फिर मैं एक डिस्क्लेमर ऐड करना चाहता हूँ इसमें कि yes, आपने कहा कि फर्स्ट ईयर से ही आप ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्वरशिप कर सकते हो या फिर क्लिनिकल प्रैक्टिस से रिलेटेड चीजें अगर कुछ देख सकते हो तो आप कीजिए, लेकिन you can do that only when you are able to complete your college responsibilities. आपकी exactly, अगर exactly, theoretical studies आप complete कर पाए तो ही आप exactly, वो कर सकते हो. वो आपने किया अंकित, you have to take that credit for yourself that आपने पढ़ाई करके पहले पढ़ाई complete की, क्योंकि see there is one is knowledge orientation and there is exam orientation also. You have to pass exactly, out in sir. exams also. ऐसे नहीं हो सकता कि Exactly, हमने sir. एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं की और ऑब्जर्वरशिप कर रहे. तो आपने वो बिल्कुल, बिल्कुल, स्टडीज sir. पहले की है. You made it sure that you are perfect as far as your theory is concerned, and along with that in parallel you made it sure that you can go for observership, you can Yes, sir. learn साइड बाय साइड. तो ये मैं मेंशन करना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डॉक्टर अंकित जी ने हमें बताया. लेकिन इसके साथ ये डिस्क्लेमर भी है कि हमें Exactly. पहले हमारा आपकी सिलेबस. यस. कॉलेज से रिलेटेड आपकी स्टडीज हैम्पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो चीज आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं वही चीज आपको काम आएगी. आप फर्स्ट ईयर में अगर एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, आपको ये तो देखना है, पेशेंट में जाके देखना क्या है, आपको पता चाहिए. इफ देयर इज सम प्रॉब्लम, आपको बोन्स पता है, आप पेशेंट को जाके देख सकते हो. तो आपकी नॉलेज, आपकी जो कॉलेज स्टडीज है वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए. मैंने या तो कॉलेज के बाद इवनिंग टाइम में ज्वाइन किया या नाइट ड्यूटीज ज्वाइन की है, तो दैट टाइम यू शुड यूटिलाइज. और आपके कॉलेज से रिलेटेड कभी हैम्पर नहीं होना चाहिए, उसमें कोई. So, till Dr. Ankit is able to join us back in conversation, he has expressed a very valid point that since we are going to be clinicians, we have to be, uh, our orientation of studies need to be clinical oriented. The way we teach has to be also be connected with clinical orientation. And when we are studying, we are attending the college, if it's possible to you should associate yourself with the observership and to some clinicians within your region and try to learn as much as possible. So we'll wait for a few minutes and check if Dr. Ankit can join us back in the conversation. Uh, Apart from doing the observership or clinical internship from your UG days, it is necessary to understand that subjects that we are learning in UG can be learned only in UG days. Being in college gives us a liberty of asking questions to learn that subject in the depth. Once you are done with UG and you are going to some place to work or you are going somewhere for observership, people might not teach you the UG subjects again. They have their expectation that you have already completed UG. That means you have studied those subjects in depth. So when you are in UG, try to take maximum time to focus on the subjects you are studying. If you are sure that you can cover those studies, you can take care of your expectations, syllabus expectations, then as Dr. Ankit has suggested, you should make sure, let it be 1 hour within a day.
but if you can visit some of the clinicians within your region and you can observe their practice, that would be really helpful. Thank you, Dr. Ankit. Thanks for joining us back in the conversation. Thank you, sir. So I was just, meanwhile, I was just trying to fill the gap and I just extended that point which was shared by you. So please continue. Yes, sir. So जैसे मैं कह रहा था कि आपको सबसे पहले अपनी नॉलेज बिल्डअप करनी बहुत जरूरी है. बुक्स पढ़ने अपनी जरूरी है, तो उनको आप कभी नहीं छोड़ सकते. आपको पहले से ही अपना बेस बिल्डअप करना पड़ेगा. Either it's your संहिताज, your anatomy, your physiology, starting from your first year subjects only. तो आपको वहां से अपना बेस बिल्डअप करके ही आप क्लिनिकल नॉलेज में आगे बढ़ सकते हैं, वरना उसके बिना आपका बेस बहुत अच्छा नहीं रहेगा. तो दैट इज इम्पोर्टेंट. अपने स्टडीज पे भी ध्यान दें और साथ में अगर हो सके तो क्लिनिकल प्रैक्टिस, जैसे सर ने बोला, कुछ ना कुछ अगर आधा एक घंटा आप कहीं भी ज्वाइन कर सके ताकि उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दे सके, तो ये चीज आपको करनी चाहिए. और अंकित, मैंने एक पॉइंट, आप जब भी नहीं थे तभी एक पॉइंट और एक शेयर किया कि यूजी डेज का और एक इम्पोर्टेंस ये होता है कि ये एक लिबर्टी होती है हमें कॉलेज में होने की. हम जो चाहे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. तभी एक बार हम यूजी करके कहीं जॉब के लिए ज्वाइन करते हैं या किसी क्लिनिक में जाते हैं, तो सामने वाली व्यक्ति ये एक्सपेक्ट करती है कि इस व्यक्ति ने सब पढ़ा हुआ है. तो जैसे आपने एनाटॉमी का मेंशन किया, तो एक बार यूजी हो गया तो मैं एनाटॉमी का डाउट अगर किसी को पूछने जाऊं, फिर दिक्कत हो जाएगी. वो पूछेंगे, अरे फिर आपने कैसे कर लिया यूजी, अगर आपको यही पता नहीं या फिर आपको अष्टांग के बेसिक्स पता नहीं, तो देन इट वुड बी अ बिग क्वेश्चन मार्क. सो दैट इज द अपॉर्चुनिटी, जितना हम पढ़ सके. एंड अगर वो पढ़ सके तो जैसे आपने गाइड किया वैसे ऑब्जर्वरशिप करना बहुत जरूरी है. उससे हमारा क्लिनिकल ओरिएंटेशन. और इसी के साथ जब ये स्टूडेंट्स को सजेशन दे रहे हो, ये सजेशन एकेडमिशियंस को भी जाता है कि जब भी हम पढ़ा रहे हैं तभी भी उसमें क्लिनिकल ओरिएंटेशन क्या है वो बताना बहुत जरूरी है. जैसे कि पदार्थ विज्ञान जैसा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बहुत बार, मतलब ये क्वेश्चन तो मैंने बहुत बार रेज होते हुए दिखा है कि मतलब रिसेंटली देयर वाज वन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड अबाउट टीचिंग मेथोडोलॉजी, और राजीव जी ने मुझे इनवाइट किया था. उसके लिए एक ऑनलाइन वेबिनार था. तो उसमें ये पॉइंट बार बार रेज हुआ कि पदार्थ विज्ञान को देखते ही हम डर गए. तो आई थिंक वहां पे बहुत जरूरी है कि पदार्थ विज्ञान का क्लिनिकल कोरिलेशन क्या है और क्या रिक्वायरमेंट है वो समझाना. तो एट द सेम टाइम दैट पॉइंट इज एप्लीकेबल फॉर स्टूडेंट्स, एट द सेम टाइम टू द एकेडमिशियंस आल्सो. अभी सर जैसे कुछ स्टूडेंट्स को मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को एनाटॉमी या कोई सब्जेक्ट्स जो पढ़ा रहा हूँ, मैं उनको एक चीज जरूर बोलता हूँ. वो भी मेरे को ये क्वेश्चन बोलते हैं कि सर पदार्थ विज्ञान नहीं पढ़ पाते, पदार्थ विज्ञान नहीं होती हमसे. बट मैं उनको एक ही चीज बोलता हूँ, जो पदार्थ विज्ञान आपसे अभी नहीं हो रही है ना, उस पदार्थ विज्ञान के लिए जब आप एमडी करेंगे एंड यू हैव टू डू योर रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी, ये रिसर्च स्टार्ट आपको करना है, तो पदार्थ विज्ञान के आप बिना आप रिसर्च कभी नहीं पढ़ सकते. तो दैट इज इम्पोर्टेंट. जो आप फर्स्ट ईयर में सोचते हैं कि चलो ये पास के एग्जाम और भूल जाओ इसको, तो वो जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ेगी. अगर आपको आगे रिसर्च वर्क में काम करना है, आगे कोई भी स्कोप में कुछ भी काम करना, आपको चाहे एक सिंपल एक पेपर क्यों ना लिखना हो, एक साइंटिफिक जर्नल में कुछ भी आपको पब्लिश कराना, तो आप पदार्थ विज्ञान के बिना वो नहीं कर सकते. तो उसकी इम्पोर्टेंस समझें और उसको प्रैक्टिकली वे में समझ के उसको यूज करें, तो तभी आपको पदार्थ विज्ञान अच्छी लगेगी. इट्स वेरी टेक्निकल. पदार्थ विज्ञान इज वेरी टेक्निकल. So moving ahead, I don't want to go deeper into पदार्थ विज्ञान, नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा कि मैं सर शुरू हो गए, मास्टर जी अपना सब्जेक्ट शुरू कर दिया. ओके. सो आपने आपके प्राइवेट प्रैक्टिस के बारे में कैसे शुरुआत हुई और आपने थोड़ा शेयर किया. मैं जानना चाहता हूँ अंकित कि ज्यादातर आपके प्रैक्टिस में आप किस तरह के पेशेंट्स देखते हैं, कौन से पेशेंट्स आपको दिख रहे हैं. अलॉन्ग विद दैट, अगर हम उन्हें डिवाइड करें, क्योंकि मैंने आपके तुलसी आयुर्वेद के पेज पे देखा तो कुछ फॉरेनर्स के भी कमेंट्स, फीडबैक्स थे. तो एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ आयुर्वेद फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ रीजनल पीपल और पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, आप इसमें क्या ऑब्जर्व करते हो कि मतलब क्या लोकल देहरादून के लोग हैं उनमें आयुर्वेद के बारे में उतनी जागरूकता या एक्सेप्टेंस या फिर डिमांड है, क्योंकि और बाहर के रीजन थे उनका क्या डिफरेंस आपको लगता है, प्लीज शेयर कीजिए. सर एक्चुअली जैसा कि मैं प्रैक्टिस में अपने देख रहा हूँ कि उत्तराखंड में लोगों को पता है आयुर्वेद के बारे में. आजकल ज्यादातर जैसे आजकल हम देखें सभी लोग प्रमोट कर रहे हैं आयुर्वेद को, तो एक एक्सेप्टेंस
रीजनली बढ़ रही है वो, बट होता क्या है कि वी टेंड टू ग्रास्प कल्चर ऑफ वेस्टर्न, जो भी वेस्टर्न कल्चर होता है हम उसको ग्रास्प करते हैं। अब हमारा आयुर्वेद वेस्टर्न कल्चर में जब जाता है, दे स्टार्टिंग यूजिंग इट, तो हमें लगता है ये अच्छा है, दे आर डूइंग समथिंग रियली नाइस। जैसे अगर मैं आपको एक सिंपल सी चीज बोलूं सर, लंघन वी आर यूजिंग, लंघन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हम बात करते हैं उसकी, पंचकर्म में भी लंघन की बात करते हैं, बट नाउ दे से इट लाइक इंटरमिटेंट फास्टिंग, एक टर्म बना दिया उन्होंने, और पीपल आर लाइक अरे ये तो कोई नई फील्ड आई है एंड आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, दैट इज लंघन ओनली। आप आयुर्वेद में वो चीज है, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कर रहे हैं और हम आपको बोल रहे हैं लंघन कर रहे हैं, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। नो, हम जो आपको बता सकते हैं आयुर्वेद से रिलेटेड, जो आपको चीजें बता सकते हैं, दैट इज मोर डीप। तो आप ये वेस्टर्न कल्चर अगर हम देखें, जो हम बाहर से देखें, दूसरे रीजन से देखें, तो ये चीजें चेंज हो रही हैं, एक्सेप्टेंस थोड़ी बढ़ रही है, बट अब हमें एक्सेप्ट करना आना चाहिए। और इसी चीज के लिए मैं बोल रहा था सर कि उत्तराखंड कहीं ना कहीं आयुर्वेदा कैपिटल बन सकता है, अगर इनकी एफिशिएंसी, सारी चीजें एकेडमिक्स वगैरह से रिलेटेड जो है, इनको बढ़ाया जाए, लोगों को और जागरूक किया जाए। ये जो अभी हम प्रिवेंशन के लिए चीजें बता रहे हैं, ये शुरू से थी हमारे पास, तो हम ये शुरू से लोगों को बता सकते हैं कि आप कैसे हेल्दी रह सकते हैं, कैसे इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं, कैसे कैसे इसमें काम कर सकते हैं। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। इसीलिए अगर हम देखें, योगा को भी ऐसी एक्सेप्टेंस मिला है। योगा अभी ये आयुर्वेदा योगा कैपिटल है ऋषिकेश, तो उसको भी ऐसे एक्सेप्टेंस मिला है क्योंकि लोगों को उसमें दिखने लगा, लोग उसको प्रमोट करने लगे। तो आयुर्वेदा में भी ये चीज लैक है, बट अभी पहले से बेटर है, बट स्टिल वी हैव टू गो अ लॉन्ग वे। Okay. Apart from now, we will enter the third dimension of our discussion, that is the research. Yes sir. अभी हमने academics की बात की, private practice की बात की. Now let's talk about research. Research area में आपको क्या आपके views हैं आयुर्वेदा research के बारे में देहरादून या उत्तराखंड में, वो प्लीज शेयर कीजिए। सर उत्तराखंड में रिसर्च वर्क बहुत ज्यादा हो सकता है। यहाँ पे गवर्नमेंट भी आपको, कोई भी आप रिसर्च वर्क करना चाहते हैं, कोई भी प्लांटेशन करना चाहते हैं, एक सब्सिडी भी आपको प्रोवाइड करती है, आपको एक रिसर्च प्रोजेक्ट भी प्रोवाइड किया जाता है इफ यू डू अ रियली गुड प्रोजेक्ट। मैंने अपने फाइनल ईयर में एक रिसर्च वर्क किया था अलॉन्ग विद माय टीचर्स। तो बट होता क्या था सर, इशू कहाँ था, आप रिसर्च वर्क करना चाहते हैं बट यू डोंट हैव दैट मच फैसिलिटी। तो मुझे एक दूसरे कॉलेज में जाके, कॉलेज के बाद अपने के बाद उस एक दूसरे कॉलेज में डेली जाना पड़ता था, वहाँ पे काम करना पड़ता था। एनिमल स्टडी की गई थी, तो कंटिन्यूअसली 3 महीने तक हमने वो एनिमल स्टडी की है, रैट्स पर किया हमने, वो विस्टर रैट्स पे। तो ये स्टडीज जब हमने की है, बट आप ये सोचिए अगर वो चीजें हमारे कॉलेज में होती या हमारे यूनिवर्सिटी में क्यों ना होती, तो हमें कितना कंफर्टेबल होता वो चीजें, हमें कितनी अच्छी चीजें वो गाइडलाइन मिल सकती थी। तो आयुर्वेद लैग कर रहा है रिसर्च में। हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं, जब भी हमारे कहीं ना कहीं कुछ मीटिंग होती है, कुछ होता है, यही चीज बोली जाती है कि आयुर्वेद में प्रूफ क्या है। तो हमें अब रिसर्च चाहिए, हमें रिसर्च वर्क करना पड़ेगा और चीजें दिखानी पड़ेगी पूरे एक साइंटिफिक वे में कि हाँ ये चीजें हैं, और इसी से एक्सेप्टेंस और बढ़ी जाएगी, इसी से एक्सेप्टेंस और मिलेगी। जैसे कभी एक अश्वगंधा पर एक रिसर्च हुआ है एंड दैट गॉट वायरल। ऐसे कोई रिसर्च होती थी, अब आयुर्वेद की रिसर्च वर्क पे इतनी जल्दी वायरल हो जा रही है, एक छोटी सी फोटो आती है कि दिस इज वर्किंग इन कोविड-19 एंड वो एकदम से वायरल हो जाए, तो दिस इज नीडेड। ऐसे ही रिसर्च वर्क चाहिए हमें कि ताकि वो चीजें आगे ग्रोथ कर सके, वो आगे काम कर सके। तो ये सब है सर, एंड आई वुड रियली लव टू डू अ रिसर्च वर्क विद यू आल्सो सर। आप जो कर रहे हैं, आप अपने स्टूडेंट्स के लिए जो कर रहे हैं, एंड मैं जो देखता हूँ आपके स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर से ही कहीं ना कहीं रिसर्च वर्क से कनेक्टेड है। मेरे को ये फाइनल ईयर में जाके थोड़ा सा आइडिया लगा था कि व्हाट इज रिसर्च वर्क या कैसे उसको करना चाहिए, उसके मेथड समझ में आए। बट आप फर्स्ट ईयर से जो करा रहे हैं, बच्चों को ले जा रहे हैं, पेपर पब्लिश कर रहे हैं, वो अभी शायद काफी कॉलेज में तो स्टूडेंट्स को फाइनल ईयर तक पता ही नहीं होता कि पेपर पब्लिश होता है क्या है, पोस्टर प्रेजेंटेशन क्या होती है। बट जो आप एक्सपोजर दे रहे हैं सर अपने स्टूडेंट्स को, दैट इज लाइक, मैं तो चाहता हूँ सर आपका फर्स्ट ईयर से फिर से स्टूडेंट बन जाऊँ ताकि मैं रिसर्चर वो नहीं डॉक्टर अंकित, दैट इज द पॉइंट। जो चीजें हमने एक्सपीरियंस की, जो ऑब्स्टेकल्स हमने एक्सपीरियंस किए, वो हमारे स्टूडेंट्स को ना करनी पड़े, यही हमारे प्रयास रहेंगे। यही मोटिव है सर। एग्जैक्टली। तो आपने तो लास्ट ईयर में किया रिसर्च, आप बोल रहे हो, मैंने तो पीजी में आया तब समझा। तो देखो, मतलब हर
जनरेशन में या ईयर वाइज वो डिफरेंशिएशन हो रहा है और हम डेवलप हो रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल सर। और मैं हमेशा यही देखता हूँ कि हमें चैलेंजेस कैसे मिले। जैसे कि हम जैसे क्लिनिकल प्रैक्टिस में है तो कोई नई केस आती है तो दैट इज अ चैलेंज, और उस एग्जैक्टली सर। चैलेंज को टैकल करना, उसे सॉल्व करना ही उसमें ही एक मजा रहता है। तो यस इसी सर। तरीके से जो नहीं है वो करना कुछ चैलेंजिंग टास्क, बट आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर योर अप्रिसिएशन and for sharing all the detailed knowledge, detailed perspective you have shared with us right now. uh, इसी के साथ मैं सजेस्ट करना चाहूंगा आपको कि आई आई रियली अप्रिशिएट मेनी क्वालिटीज दैट यू एग्जिबिट. Let it be communication skill, let it be presentation skill, let it be your presence on social media. So अभी भी बात करते वक्त मैं थोड़ा फंबल हो रहा हूँ. I don't feel odd while admitting it, क्योंकि क्लासरूम में एक लेक्चर लेना अलग बात होती है, लेकिन यस सर। खुद को ही स्क्रीन पे देखते हुए बोलना, या फिर कोई अगर यहाँ पे मैसेजेस आ दैट्स अ रहे हैं तो टोटल डिफरेंट थिंग। हाँ कोऑर्डिनेट करना. अभी भी कैसे हो रहा है कि बिकॉज ऑफ यूनिवर्सिटी हम ऑनलाइन क्लासेस तो ले रहे हैं, यस लेकिन सर। वो कैसे होता है कि बहुत बार हम संहिता पढ़ाते वक्त जो ऑनलाइन टीका है उसको सामने रखते हैं, शेयर स्क्रीन करते हैं. यस सो सर। वी आर नॉट लुकिंग एट आवरसेल्व्स एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट दैट कॉन्शियस. हमारा ध्यान जो रहता है वो शब्दों पे या टीका पे रहता है. तो आई रियली अप्रिशिएट जिस आसानी से आप बात कर रहे हो या फिर आप सोशल मीडिया या कैमरा को फेस कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो अप्रिशिएबल. और यही थैंक यू चीजें सर। मुझे लगता है कि हमें हमारे स्टूडेंट्स में इम्प्रूव करनी है. लेट इट बी कम्युनिकेशन स्किल, लेट इट बी प्रेजेंटेशन स्किल, लेट इट बी द नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी. जैसे आपने यस सर। कहा कि रिसर्च में अपॉर्चुनिटीज या फिर नेचुरल पोटेंशियल बहुत सारा है हमारे पास, जैसे कि लेट इट बी अबाउट हर्ब्स, let it be about population study, you know, it यस can be सर। about epidemiology. एग्जैक्टली सर। There are a lot of opportunities to conduct different kind of observational studies, literary studies. In my last session I had mentioned about manuscriptology. यस So सर। if you are interested, you know, I need energetic people like you who would like to travel to reach out to the people, and if we can educate the people about manuscript conservation, because there is a lot to be done in perspective of literary research यस in सर। manuscripts. So those things are there, but as you have rightly said, the technology is not there. We don't have that much of technology. अगर phytochemistry का कुछ study करना है तो कैसे करना है. यस But सर। I think मुझे recently अंकित पता चला, वो मैं आपके साथ share करूंगा कि हमारे यूनिवर्सिटी में फिलहाल बायोमेडिसिन के और डिपार्टमेंट है, और वहां पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है जो शायद अभी तक हमारे साथ कम्युनिकेट नहीं हुए हैं. यस जैसे कि वहां पे फाइटोकेमिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट भी है. सर। तो ये मुझे रिसेंटली पता चला, ये मुझे पहले पता नहीं था, क्योंकि पहले क्या हुआ, आई थिंक शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपके यूजी डेज में यूनिवर्सिटी श्रीनगर में थी. यस सर। एचएनबी हाँ में। HNB, और अभी हरावाला में आ गई. और यहाँ पे आई वाज शॉक्ड टू सी दैट कि यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स है जिनकी हम मदद ले सकते हैं हमारे रिसर्च स्टडी के लिए. वी कैन यस सर। एसोसिएट विद देम. और रिसेंटली जो FRI में कॉन्फ्रेंस हुआ, वहाँ पे हरक सिंह रावत जी या फिर माननीय मंत्री हमारे और डॉक्टर सुनील जोशी सर, यस जो सर। तभी प्रभारी VC थे, उन्होंने भी बताया कि उनको रिसर्च को बढ़ावा देना है. बट आई थिंक देयर इज अ गैप ऑफ कम्युनिकेशन आल्सो, कि जो एग्जैक्टली सर। टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसकी हमें इंफॉर्मेशन नहीं है. बट आई थिंक वी कैन वर्क ऑन दैट. ये जो मीडियम है, ये जो हम ऑनलाइन अभी सेशन कर रहे हैं, आई थिंक इससे बहुत लोगों तक हम पहुंच सकते हैं. क्योंकि बिल्कुल सर। लास्ट सेशन में मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया. मतलब ऑनलाइन कमेंट्स नहीं आते, लेकिन बाद में मैसेजेस आते हैं, या एग्जैक्टली फिर सर। मैसेजेस आते हैं कि मतलब लेट इट बी व्हाट्सएप मैसेजेस और व्हाट डू यू कॉल इट, PM मैसेज ऑन दैट यस सर। पेज. हाँ, उस पे वो मैसेजेस आते हैं कि ये अच्छा हुआ, या फिर हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकेगी. और यही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम व्यूज शेयर कर सके, ऑब्स्टेकल्स समझ सके, और नॉट जस्ट हाईलाइटिंग द ऑब्स्टेकल्स, because there are many people who just highlight obstacles in negative manner कि ये यस दिक्कत सर। है यार, इसमें कुछ नहीं हो सकता. But we want to find the solutions. We बिल्कुल want to सर। find the solutions. We have to understand how we can implement this. So Ankit, thank you very much. Thank you for थैंक यू your सर। views.
about your experience, about academics, about private Ayurveda practice, and about research. I wish you all the best because there is a huge, bright future ahead of you. And I can see when I look at you, I feel, you know, as you have said, कि sir, आप जो students को बता रहे हैं शायद मुझे पता चलता, जब मैं आपके पास देख रहा हूँ तो मुझे ऐसे फील हो रहा है कि शायद आपके एज में मैं इतना कर पाता. So so that is also encouraging me. And अगर आप इस एज में, आप इस स्टेज में इतना सब कुछ कर रहे हो, तो देर इज एब्सोल्युटली ब्राइट फ्यूचर फॉर यू अहेड. जो चीजें आपने बताई, कि जो लैक्यूने आपने बताए, आई वुड सजेस्ट यू शुड मूव अहेड. आप जितना पर्सनल लेवल पे आप कर सके इन लैक्यूना या गैप्स को फिलअप करने के लिए, बिकॉज Yes. यू आर द लोकलाइट ऑफ देहरादून. Okay, many people like myself, we are coming from outside, right? We are not sure for how many years we will stay within Dehradun itself, but you are the localite. You have to come ahead, you have to take the lead, you have to guide your students also. और आपको जो कुछ मदद चाहिए उसके लिए हम हैं, जो एकेडमिशियंस है. आप भी एकेडमिशियन है, और भी बहुत सारे कॉलेजेस के टीचर्स हैं जो आपको पर्सनली हेल्प करेंगे. So thank you very much once again, Thank you Ankit. so much, sir. Thank you. And I would like to thank all the participants who have joined us today. And of course, there are many people. There are many people from my colleagues also. They said we are not able to join in for live session, but we like to check the session afterwards. They visit the page and check the session. So whatever comments you have, whatever questions you have, please write below this video, or you can just message it to me. We would like to know your feedback. We would like to know your suggestions. We would like to know if you have different views which you would like to share with all of us. Please, please let us know what you think, and what are the lacunae, what are the obstacles, and what are the solutions in field of Ayurveda specifically for Uttarakhand. Thank you very much, everyone. Thank you so much.